तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा। तो हमने कल ग्रहों के बलाबल तक हमने अभी देख लिया है। अभी हम एक चीज देखेंगे, ग्रहों के गोचर का समय। तो ग्रहों के गोचर का समय क्या है? तो हर ग्रह, गोचर मतलब क्या है? घूमना फिरना होता है। तो हर ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए कितना समय लेता है, उसको हम बोलते हैं ग्रहों का गोचर। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य किसी भी राशि में एक महीने तक रहता है, मतलब कि 30 दिन तक सूर्य किसी भी राशि में रहता है। और पूरा राशि चक्र, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि शिशुमार चक्र या राशि चक्र जो 360 डिग्री का होता है, वो पूर्ण करने में सूर्य को 1 साल का समय लगता है। जब चंद्र की बात करें तो चंद्र को एक राशि में रहने का समय है 2 दिन और 6 घंटे, मतलब कि लगभग 2.25 दिन तक चंद्र एक राशि में रहता है। और उसको पूर्ण करने, शिशुमार चक्र पूर्ण करने का समय है 1 महीना, मतलब 30 दिन। ठीक है। उसके बाद मंगल की बात आती है। तो मंगल है, वो किसी भी एक राशि में 1.5 महीना जितना, मतलब कि 1 महीना 15 दिन, 45 डेज तक किसी एक राशि में अपना भ्रमण करता है। उसके बाद वो अपनी राशि बदल देता है और उसको पूरा चक्र पूरा करने में 1.5 साल का समय लगता है। उसके बाद हम बुध की बात करें तो बुध सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह है और उसको भी अपना एक राशि में एक राशि में गोचर का समय उसका भी 1 महीना होता है। और शुक्र का भी 1 महीना ही होता है, मतलब कि शुक्र बुध, सूर्य बुध और शुक्र को लगभग बराबर समय लगता है। ठीक है। अभी गुरु की बात करते हैं तो गुरु बहुत दूर है। गुरु बहुत ही दूर है, तो उसको हमारे पृथ्वी से काफी दूर है, तो उसको एक राशि में 1 साल और 1 मास, मतलब कि 13 महीने तक एक राशि में गुरु ग्रह रहता है। मतलब कि उसको पूरा शिशुमार चक्र पूरा करने में 13 साल लगेंगे। मतलब कि आज गुरु मेष राशि में है, तो उसके बाद 13 साल के बाद वो फिर से मेष राशि में आएगा। ठीक है। शनि, शनि तो गुरु से भी बहुत दूर है, तो उसको एक राशि में लगभग 2.5 साल, 2 महीने, 2 साल और 6 महीने, मतलब 2.5 साल तक एक राशि में रहता है। और उसको पूरा शिशुमार चक्र खत्म करने के लिए 30 वर्ष जितना समय लगता है। अब बात करते हैं राहु केतु। राहु केतु को जो दो बिंदु है, तो उसको अपने राशि में लगभग 1 साल और 6 महीने तक रहता है। और उसको अपना शिशुमार चक्र पूर्ण करने के लिए 18 साल जितना समय लगता है। तो अभी अभी हम ये सोचे हैं कि ये सभी ग्रहों को एक दिन में कितने अंश आगे बढ़ते हैं। तो हर ग्रह अपनी राशि में, यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। मतलब कि सूर्य है, वो एक दिन में 59 कला, मतलब 59 कला और 8 कला जितना आगे बढ़ता है। सूर्य की तरह बुध और शुक्र भी एक दिन में 59 कला और 8 कला जितना आगे बढ़ता है। सूर्य के बाद हम चंद्र लेते हैं। तो चंद्र तो बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है, बहुत ही जल्दी जल्दी अपनी राशियां बदलता है। तो प्रतिदिन 790 कला जितना आगे बढ़ता है। और 790 कला और 35 कला जितना आगे बढ़ता है। अब मंगल, मंगल को 1.5 महीना लगता है। तो प्रतिदिन 31 कला और 26 कला जितना आगे बढ़ता है। उसके बाद गुरु, गुरु सबसे कितना लगा? 13 महीने में सिर्फ एक राशि बदलता है। तो उसको एक दिन में सिर्फ 5 अंश, 5 डिग्री जितना आगे बढ़ता है। और शनि तो सिर्फ 2 डिग्री जितना आगे बढ़ता है। और राहु केतु 3 डिग्री और 11 विकला जितना आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये चार्ट समझाने का क्या मतलब है? तो ये चार्ट समझाने का मतलब, यहाँ से हम आगे देखते हैं कि ग्रहों के गोचर को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रहों की गति, ये शब्द को समझ लीजिए। ये हमें बार बार हमारे सुनने में, जब आप ज्योतिष शास्त्र की बात करते हो तो ट्रांजिशन ऑफ प्लेनेट या ग्रहों की गति के बारे में बात आती है। तो ग्रह का
एक राशि से दूसरी राशि में आगे बढ़ना। राशियां कैसे होती है? पहले मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। तो इस सीरीज में मतलब ये जो क्रम है, उस क्रम में एक राशि से दूसरी राशि में जो ग्रह आगे बढ़ते हैं, तो उस ग्रह को आगे बढ़ने को हम बोलते हैं उस ग्रह को आगे बढ़ने को हम बोलते हैं ग्रह गति या ट्रांजिशन ऑफ प्लेनेट। यदि आगे लिखी गई ये जो अपने हमने जो बताया है आपको, इस कला में प्लस होता है, मतलब आज 59 कला सूर्य आगे बढ़ा, फिर दूसरे दिन 59 मतलब 118 कला आगे बढ़ा, तो उस हिसाब में यदि प्लस होता है तो उस ग्रह को हम कहेंगे मार्गी। मतलब एक बार फिर से समझाता हूं कि आगे लिखी हुई कला विकला के हिसाब से, आगे लिखी हुई कला के हिसाब से ग्रह आगे बढ़ता है, मतलब पहले दिन 59 कला, फिर दूसरे दिन 118 पॉइंट समथिंग कला, ऐसे आगे बढ़ता है, तो वो ग्रह को हम मार्गी कहते हैं। दूसरा, ये जो हमने लिखा है, जो समय मर्यादा यहाँ पे लिखी है, ये जो समय मर्यादा लिखी है हर ग्रह की, प्रत्येक राशि का गोचर की जो समय मर्यादा, या फिर हर ग्रह की दैनिक सामान्य गति लिखी है, वो एवरेज गति है। एवरेज गति में मतलब क्या क्या है? तो एवरेज गति मतलब हमने जो पूर्ण राशि चक्र को पूर्ण करने के लिए जो समय लेता है ग्रह, उसको हमने 360 या 365 दिन से डिवाइड कर दिया और हमने ये लिया, तो ये उसकी एवरेज गति, सामान्य गति है। यदि कोई ग्रह उसकी सामान्य गति से ज्यादा गति से चलता है, मतलब कि सूर्य प्रतिदिन 59 कला और 8वीं कला की एवरेज गति से चलता है, लेकिन यदि किसी समय में हमें ऐसा दिखता है कि सूर्य 60 या 61 कला की गति से चलता है, तो सूर्य को हम कहेंगे शीघ्र, या तो हम क्या कहेंगे, शीघ्र या तो फास्ट मूवमेंट ग्रह कहेंगे। ठीक है, फास्ट मूवमेंट क्या है? जो अपनी एवरेज कला से कुछ ज्यादा कला आगे जाता है, उसको हम शीघ्र फास्ट मूवमेंट ग्रह कहेंगे। शीघ्र ग्रह, फास्ट मूवमेंट ग्रह जो होता है, वो कम समय में अब एक राशि में रहता है, मतलब कि उसका एक राशि में रहने का समय, जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य एक महीना एक राशि में रहता है, लेकिन यदि सूर्य फास्ट मूवमेंट करेगा तो एक महीने से कुछ कम दिन, मतलब 28 या 29 दिन तक एक राशि में रहेगा। यहाँ पे मैंने हाल ही में पिछले साल गुरु ग्रह का जो भ्रमण हुआ था कुंभ से मीन राशि का, उसका उदाहरण दिया है। मैंने जैसे आपको आगे बताया कि गुरु ग्रह है, वो एक राशि में 13 महीने तक रहता है, लेकिन पिछली बार गुरु ग्रह कुंभ राशि में शीघ्र गति वाला था, तो 20/11/21 को उसने कुंभ राशि में प्रवेश किया, और 13/4/22 को, मतलब कितना, ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर उसने अपनी राशि बदल दी। तो गुरु ग्रह वो शीघ्र 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 ग्रह, मतलब कि फास्ट मूवमेंट वाला ग्रह वो उस पीरियड के लिए बन गया। अभी उसी तरह यदि कोई ग्रह अपनी जो एवरेज मध्यम गति है उससे धीमे चलता है, मतलब कि एक दिन में मैंने बताया कि सूर्य सूर्य की जगह भी अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं मंगल का, कि वो 31 कला प्रतिदिन, 31 कला एवरेज चलता है, उसकी जगह वो 28 या 29 कला चलने लगता है, तो मंगल को हम कहेंगे मंद गति, मतलब कि वो मंद गति का ग्रह, स्लो मूवमेंट का ग्रह बन जाएगा। तो ग्रहों के गोचर में जो हमें शब्द प्रयोग करते हैं, ग्रह गति ट्रांजिशन ऑफ प्लेनेट, ग्रह मार्गी फॉरवर्ड प्लेनेट, ग्रह शीघ्र फास्ट मूवमेंट, और स्लो मूवमेंट मतलब मंद गति, तो इसका मतलब ये होता है, मतलब इसके हिसाब से हम इसका मतलब लेते हैं। अभी ग्रहों में सबसे ज्यादा हमें पढ़ने में आएगा कि ये ग्रह वक्री है, कोई भी ग्रह वक्री होता है। तो जब राशि में ग्रह आगे ना बढ़ के, मतलब कि आपने देखा होगा कि मेष राशि के बाद वृषभ राशि में कोई भी ग्रह जाएगा, लेकिन मेष राशि की जगह के बाद वृषभ राशि में जाने की बजाय वो मीन राशि में चला जाता है, तो उस टाइम पे वो ग्रह बन जाता है आपका वक्री। वक्री गति कैसे बनता है? तो ग्रह अपने पीछे की तरफ चलता है। अभी कोई भी ग्रह पीछे नहीं चलता है, सारे ग्रह एक ही दिशा में एक ही तरह से मूवमेंट करते हैं। लेकिन हम पृथ्वी पे बैठे हैं, पृथ्वी पे बैठे बैठे हम दूसरे ग्रह को देखेंगे
तो हमें रिलेटिव मोशन की वजह से वो ग्रह हमसे आगे पीछे या फास्ट या स्लो चलते हुए हमें दिखाई देंगे। तो उसकी वजह से हम बोलते हैं यदि पीछे ग्रह चलता है ऐसा दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं वक्री ग्रह। सूर्य और चंद्र हमेशा मार्गी रहते हैं, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, और बाकी के जो भी 5 ग्रह है वो गति के आधार पे मार्गी या वक्री होते हैं। अभी आप ये बोलोगे कि यार ये ग्रह तो सभी अपनी ही एक ही गति से सूर्य के आसपास सारे ग्रह घूमते हैं, तो वो फास्ट स्लो मार्गी वक्री कैसे होते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए कि सारे ग्रह एक्चुअल में मार्गी है और एक ही गति से पृथ्वी या सूर्य के आसपास घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे कि ये चक्र यहाँ पे दिख रहा है आपको, जैसे मैंने आपको एक क्रांतिवृत्त चक्र दिखाया था, तो हमारा जो घूमने का जो रास्ता होता है वो पैराबोलिक होता है, वो गोल नहीं होता है, वो वलय आकार होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सारे डिग्री है ना, ये सारे डिग्री 30 डिग्री है, मतलब कि एक राशि की डिग्री कितनी होती है? 30 डिग्री, 30 अंश होता है। तो ये सारे अंश तो 30 है, लेकिन ये जो अंतर है वो पैराबोलिक गति की वजह से, पैराबोलिक पाथ की वजह से हमें ये अंतर कहीं पे ज्यादा दिखता है और कहीं पे कम दिखता है। तो अभी जहां पे ये अंतर कम है ना, वहां पे आपको ग्रह फास्ट मूवमेंट वाला दिखेगा, जहां पे ज्यादा है वहां पे हमें स्लो मूवमेंट वाला ग्रह दिखेगा। और कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा पैराबोलिक देख लो, ऐसा है, मान लो कि बीच वाला सूर्य और यहाँ पे पृथ्वी है, तो पृथ्वी भी यहाँ से घूम रही है और यहाँ से इस दिशा में कोई ग्रह घूम रहा है और इस दिशा में पृथ्वी भी सूर्य के आसपास घूम रही है। तो हमें क्या लगेगा कि ये यहाँ से गोल घूमते हैं, ये भी गोल घूमता है, तो ये दोनों की रिलेटिव जो गति है, ये दोनों की आपस में जो रिलेटिव गति है, उससे हमें वो ग्रह या तो आगे जाते हुए लगेगा या तो पीछे जाते हुए लगेगा। आगे जाते हुए लगेगा तो हम उसको कहेंगे मार्गी ग्रह, पीछे जाते हुए लगेगा तो हम उसको कहेंगे वक्री ग्रह। जनरली किसी भी कुंडली में वक्री ग्रह के लिए ऐसे ऐसा एक चिन्ह होता है, कुंडली के अंदर ऐसी फुदड़ी वाला चिन्ह होता है, तो ऐसी बना के चिन्ह बना देते हैं। तो किसी ग्रह के ऊपर ऐसा चिन्ह है तो वो ग्रह वक्री है। ठीक है, अभी हम उदय और अस्त के ग्रह के बारे में देखते हैं। तो आपको कभी कभी ऐसा सुनने में आया होगा कि बुध ग्रह या शुक्र ग्रह अभी अस्त का हो गया, अभी उदय का हो रहा है। तो उदय और अस्त क्या है? तो आपको पता है कि सूर्य एक बहुत ही बड़ा तारा है, बहुत ही बड़ा गोला है, और उसके पास कोई भी ग्रह उसके पास चला जाता है तो सूर्य की प्रकाश की वजह से वो ग्रह हमें दिखना बंद हो जाता है। दिन में हमें कोई तारा या ग्रह दिखता नहीं है, हमें जो भी दिखता है रात में दिखता है। सूर्य के बहुत पास यदि कोई ग्रह चला जाता है तो वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि चंद्र की बात करते हैं, तो अमावस्या का दिन आता है तब चंद्र और सूर्य ऑलमोस्ट पास पास में हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्र पास आते हैं, तो सूर्य के पास चंद्र होने की वजह से हमें चंद्र दिखता नहीं है और वो दूसरे दिन तक हमें दिखेगा नहीं। तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारे लिए वो चंद्र अस्त का हो गया, तो चंद्र हमें दिखेगा नहीं। उसी तरह मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये ग्रह भी जब सूर्य के पास आते हैं तो वो अस्त के हो जाते हैं। तो ये जो डिग्री है मैंने लिखी है, चंद्र +or -12 डिग्री सूर्य के पास जाएगा, मंगल +or -12 डिग्री सूर्य के पास जाएगा, या बुध +or -13 डिग्री सूर्य के पास जाएगा, गुरु 11 डिग्री, शुक्र 15 और शनि, सॉरी शुक्र 9 और शनि 15 डिग्री सूर्य के जब पास जाएगा तब वो ग्रह अस्त का हो जाएगा। मतलब वो ग्रह अस्त का हो जाएगा। ज्यादातर कुंडलियों में उसकी निशानी इस तरह से बताई जाती है। यदि ग्रह अस्त का होता है तो ग्रह का खुद का बल कम हो जाता है, ग्रह अपना खुद का बल दे नहीं पाता है। दूसरा, जब ये 12 डिग्री, जैसे मैंने बोला कि चंद्र 12 डिग्री से +or -12 डिग्री के अंदर है, तब तक वो अस्त का रहेगा। लेकिन 12 डिग्री से जैसे उसका अंतर बढ़ता है, मतलब वो 13 डिग्री का हो जाता है, तो वो हमें आसमान में दिखना शुरू हो जाता है। तो जब वो चंद्र 13 डिग्री का हो जाएगा तब हमें आसमान में दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे, चंद्र का उदय हुआ, तो वो ग्रह का उदय होता है। उसी तरह बुध का है तो 14 डिग्री से ज्यादा हो गया तो हमें बुध आसमान में दिखाई देना
शुरू हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे बुध का उदय हुआ। तो इसी तरह कोई भी ग्रह यहाँ पे निम्नलिखित जो डिग्रियां है उससे ज्यादा अंश के तफावत में आ जाता है तो वो फिर से उदय हो जाता है, मतलब फिर से हमें दिखना शुरू हो जाता है, तब हम उसको उदय का ग्रह ऐसा बोलते हैं। तो ये ग्रह का उदय और अस्त के बारे में हमने समझाया। पता है कि भाव क्या होता है, तो भाव ये वो क्या होता है कि जब आप पूर्व की दिशा की तरफ देखते हो जहाँ पे आसमान और धरती दोनों मिल जाता है उसको हम बोलते हैं क्षितिज बोलते हैं। और उस क्षितिज के जस्ट ऊपर जो आपको ग्रह या जो राशि दिखती है उस राशि को हम बोलते हैं लग्न राशि। और लग्न राशि को जहां पे रखते हैं उसको हम बोलते हैं लग्न भाव। और उसके बाद हम उसको 360 भाग्य 12 मतलब 30-30 डिग्री के 12 हिस्से कर देते हैं तो हमें मिलता है एक भाव, मतलब टोटल 12 भाव हमें मिलते हैं। अभी जो 12 भाव है उसके जो मुख्य 12 नाम है जो कुछ इस प्रकार है। तो पहले भाव को हम बोलते हैं तनु। तनु क्यों बोलते हैं, क्योंकि तनु मतलब तन। लग्न भाव हमेशा शरीर से जुड़ा हुआ होता है तो इसको लिए हमें उसको तनु ऐसा नाम से बुलाते हैं। दूसरा भाव है वो है अर्थ, जो कि पैसों से जुड़ा हुआ होता है, कुटुंब से जुड़ा होता है। तीसरा भाव सहज है जो भाई से जुड़ा हुआ होता है। चौथा भाव बांधव है जो मित्र और माता और सुख के साथ जुड़ा हुआ रहता है। पांचवा भाव पुत्र को भी बोलते हैं जो संतान के साथ जुड़ा हुआ होता है। छठा भाव होता है अरि जो शत्रु की बात करता है। सातवां भाव स्त्री, स्त्री मतलब अब जो जातक स्त्री है तो उसके लिए पति, और जातक पुरुष है तो उसके लिए पत्नी का वो भाव बनेगा। आठवां भाव होता है आयुष्य का या विनाश का भाव होता है। नौवां भाव पुण्य का भाव होता है। 10वां जो भाव होता है वो कर्म जो आप काम करते हैं उसका भाव होता है। 11वां भाव आपकी आय का भाव होता है। 12वां भाव आपके व्यय मतलब खर्चे का, हर तरफ का खर्चा, इधर पैसे का खर्चा या शरीर का खर्चा या किसी भी प्रकार के व्यय का भाव, जो व्यय की जो चीजें होती है वो 12वें भाव से हमें देखी जाती है। तो ये 12 भाव को एक यहाँ पे एक ये चार्ट से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हर भाव हमें क्या समझाता है। तो ये प्रथम भाव है। तो प्रथम भाव सबसे पहले तो हमें शरीर के बारे में बोलता है। भाव लग्न भाव, प्रथम भाव को हम क्या बोलते हैं, लग्न भाव भी बोलते हैं। तो लग्न भाव क्या होता है, तो लग्न भाव से जो कुंडली बनती है उसको हम बोलते हैं लग्न कुंडली। और लग्न कुंडली हमारे शरीर के बारे में बताता है। सबसे पहले लग्न कुंडली क्या बताता है, हमारे शरीर में। क्यों, क्योंकि हम है तो हम किससे है, हम है हमारे शरीर से है। यदि हमारा शरीर नाशवंत हो गया तो हम भी इस दुनिया से नाशवंत हो जाएंगे। भले ही हमारी आत्मा अमर रहेगा, आत्मा दूसरा जन्म लेगा, लेकिन अभी के लिए हम खत्म हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न भाव इसीलिए माना गया है क्योंकि वो शरीर का भाव होता है। फिर शरीर का जो रंग रूप और आकृति होता है वो भी प्रथम भाव से ही देखा जाता है। आपका रूप भी प्रथम भाव से देखा जाता है। आपका बल और ज्ञान भी प्रथम भाव से ही देखा जाता है। आपका जो मस्तिष्क है, आपका शरीर का जो मस्तिष्क है उसको भी हम प्रथम भाव से देखते हैं। आपका विवेक, आपका गौरव, आपकी विनम्रता, आपका स्वभाव, ये सभी चीजें भी आपको प्रथम भाव से देखनी है। तो अभी प्रथम के बाद हम द्वितीय भाव मतलब दूसरे भाव की बात करेंगे। तो यहां से हम आगे बढ़ते, हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में आगे बढ़ना है, ये बात हमेशा याद रखना। कुंडली जब हम बनाते हैं मतलब कुंडली में राशियां या ग्रहों की गति को जब हम देते हैं तब हमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में आगे बढ़ना है। तो ये दूसरा खाना आया, तो ये जो दूसरा खाना है उसको हम बोलेंगे द्वितीय भाव या धन भाव या कुटुंब भाव भी उसे बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये भाव में इंसान के पास क्या कितना धन है वो धन की बात यहाँ से हमें पता चलेगी। उसका कुटुंब कैसा है, वो कुटुंब के साथ जुड़ा हुआ है, कुटुंब से अल्पित है, ये बात भी हमें ये द्वितीय भाव से जानने को मिलेगी। धन है तो संपत्ति भी है, और संपत्ति है तो धान्य भी है। तो धन के साथ धान्य और संपत्ति भी हमें दूसरे भाव से जानने को मिलेगी। दूसरा भाव होता है वाणी का भाव होता है, जो हम बोलते हैं ना उसका भाव होता है। लोगों की वाणी मधुर है, तीखी है, कैसी है वो भी दूसरा भाव नक्की करता है।
अब वाणी है तो सत्य और असत्य होगा, क्योंकि हम असत्य असत्य कहाँ से बोलते हैं, सत्य और असत्य हम मुंह से बोलते हैं। तो वाणी है तो सत्य और असत्य भी हमें इस भाव में रहेगा। उसके बाद आपके पास धन है तो आप दान भी करोगे, तो आपकी दान की बात आएगी। वाणी कहाँ से बोलते हैं, जीभ से, जीवा से हम वाणी को बोलते हैं। तो जीवा भी इसी भाव का इसी भाव भी, जीवा को भी इसी भाव से हम देखते हैं। उसके अलावा दाया नेत्र, दाया नेत्र जो होता है वो भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। और अपने पड़ोसी का सुख, वो भी हम द्वितीय भाव से देखते हैं। तो हमने पहला भाव देखा और दूसरा भाव देखा, अभी हम तीसरे भाव पे चलते हैं। तो तीसरा जो भाव होता है उसको हम बोलते हैं पराक्रम का भाव। तो पराक्रम जो हम करते हैं, जो भी हमारा अंदर जो साहस होती है, जो हिम्मत होती है, हिम्मत किस बात की, किसी के साथ लड़ने की, झगड़ने की, किसी के साथ बात करने की भी हमें हिम्मत चाहिए। कभी कभी कोई आदमी किसी से बात करने के लिए भी हमें हिम्मत चाहिए, सच बोलने की, झूठ बोलने की, कहीं जाने की, कहीं पे ना जाने की, सब चीजों के लिए हमें हिम्मत चाहिए। तो ये जो हिम्मत जो हमारे अंदर आती है वो आती है तृतीय भाव से। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है। तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है। आपके छोटे भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो उसके साथ आपकी आगे बनेगी नहीं बनेगी, वो आपके तृतीय भाव पे डिसाइड करता है। उसके अलावा आपकी आयु का भाव भी तीसरा होता है। और आयु का भाव कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो, दूसरा भाव मृत्यु का है और तीसरा भाव आयु का है। वो कैसे होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। माता की मृत्यु का भाव भी बनेगा, ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है। गले और कर्ण का, गला और कान का भाव भी तीसरा भाव बनता है। गुप्त शत्रु, शत्रु एक तो होता है, शत्रु होता है जो सामने से दिखते हैं, और कुछ ऐसे जो पीठ पीछे काम करते हैं, तो ऐसे गुप्त शत्रु भी तीसरे भाव से पता चलता है। उसके बाद गले की बात किया, तो आपको पता है गला, नाक और कान तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो श्वास संबंधी जो भी तकलीफ होती है वो भी तीसरे भाव से जुड़ी हुई होती है। अभी हम चौथे भाव पे चतुर्थ भाव क्या होता है। तो ये जो चतुर्थ भाव है उसमें उसको हम सुख भाव भी बोलते हैं। हमारा जो भी सुख सुख है, जो हमें जो भी सुख मिलता है उसका जो भी देखना होता है वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। हमारी माता क्या हमारे प्रति लगाव, जो माता तो सबकी लगाव देती है, लेकिन माता का जो सुख है वो भी हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। भवन मतलब कि अपना मकान, वो भी आप चतुर्थ भाव से देखते हैं। भूमि, आपका खेत है, आपका प्लॉट है, जमीन है, उसके लिए भी आप चतुर्थ भाव से देखते हैं। मतलब कि आपकी जो भी अचल संपत्ति है, अचल संपत्ति मतलब क्या हो गया, आपका घर हो गया, मकान हो गया, दुकान हो गई, आपका कोई प्लॉट है, आपकी कोई खेतीबाड़ी है, वो सारी संपत्ति चतुर्थ भाव से देखी जाती है। उसके अलावा वाहन मतलब कि व्हीकल्स भी चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं। गड़ा हुआ धन, गड़ा हुआ धन मतलब कौन सा धन, कि जो धन कहीं भूमि में डटा हुआ है, मतलब कि गुप्त धन भी आपको चतुर्थ भाव से मिलता है। फेफड़े, छाती का ऊपरी भाग, हृदय का ऊपरी भाग, ये अंग भी हमारे शरीर के चतुर्थ भाव से हम देखते हैं। उसके अलावा पंचम भाव, पंचम भाव होता है, तो पांचवा भाव होता है, उसको त्रिकोण भाव भी बोलते हैं। तो जो त्रिकोण भाव है वो पंचम भाव सबसे ज्यादा पहले हमें संतान के बारे में देता है, हमारे जो बच्चे होते हैं उसके बारे में हम पंचम भाव से देखते हैं। उसके अलावा हमारी बुद्धि है, हमारी बौद्धिकता है, हमारी सोचने की शक्ति है, वो पंचम भाव हमें प्रदान करता है। उसके अलावा विद्या है, बुद्धि है तो विद्या आएगी। आपको जो यश मिलता है, आपको जो आपके जो काम करते हैं उसमें समाज में आपका जो नाम बनता है, वो भी आपके पांचवें भाव से देखा जाता है। उसके अलावा आपका अनुयायी, आपका शिष्य, आपका अनुयायी, आपके बच्चे भी आपके शिष्य बन सकते हैं, वो भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। धर्म कर्म जो भी होता है, मंगल कार्य होता है, वो सब भी पंचम भाव से देखा जाता है। आपका हृदय रोग, छाती, आपका जो पेट का नीचे का भाग होता है वो सब भी, सॉरी, पेट का ऊपर का भाग जो होता है वो सभी पंचम भाव से हम देखते हैं। उसके बाद षष्ठ भाव, षष्ठ भाव को त्रिक भाव भी बोलते हैं। तीन भाव है जिसको हम त्रिक भाव बोलते हैं।
षष्टम, अष्टम और द्वादश, छठा, आठवां और 12वां, ये तीनों भाव को हम त्रिक भाव बोलते हैं। तो छठा भाव किसके लिए होता है? तो शत्रु, हमारे जो भी शत्रु होते हैं उसके बारे में छठे भाव में हम देखते हैं। हमें जो चिंताएं रहती है, हमारा मन में जो व्याकुलताएं रहती है, वो भी हम छठे भाव में देखते हैं। जो हमारे शरीर में रोग होते हैं, बीमारी होती है, उसका कारण भी छठा भाव में चलने वाले ग्रह या ग्रहों की दृष्टि होती है। हम जो डेप्थ लेते हैं, ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, वो भी छठे भाव में हम देखते हैं। मुकदमा, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट का केस चल रहा है, आपके खिलाफ कुछ केस चल रहा है, तो वो भी आप छठे भाव से देख सकते हैं। जैसे पंचम भाव आपके यश का भाव था, उसी तरह छठा भाव आपका अपयश मतलब आपकी बदनामी का भाव होता है। छठा भाव से आपकी बदनामी, आपको जो दुख और शोक के बारे में, शोक मतलब कि आपको किसी चीज के प्रति आपको आघात लगता है, वो भी इसमें देखा जाता है। उसके बाद सातवां भाव है सप्तम भाव जिसे बोलते हैं, वो है आपके जीवन साथी का भाव। पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो मतलब स्त्री है तो पुरुष का, पुरुष है तो उसकी स्त्री का भाव होता है। आपकी पत्नी कैसी होगी या आपके पति कैसे होंगे, क्या कहाँ कब आपकी शादी होगी, वो सारे सवाल के जवाब आपको सप्तम भाव से मिलते हैं। पति पत्नी का होता है तो काम भाव भी, काम संबंधी जो भी समस्या या भी जो भी कारण है, वो भी आप सप्तम भाव से जान सकते हो। दैनिक व्यवसाय, दैनिक व्यवसाय मतलब रोज बरोज की जो काम करते हो, जो यहाँ लोगों से पार्टनरशिप करते हो, लोगों से जुड़ते हो, वो भी आप सप्तम भाव से देख सकते हो। क्योंकि सप्तम भाव आपके पार्टनर का भाव है, मतलब कि सिर्फ जीवन साथी नहीं, लेकिन आपके साथ जुड़ने वाले हर एक वो पार्टनर का भाव है जिसके साथ आप काम करते हो। यदि आप बिजनेस करते हो तो किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे। यदि आप नौकरी करते हो तो आपके कलीगों के साथ, कलीग के साथ या आपके बॉस के साथ मिलकर काम करते हो। तो कोई भी काम आप अकेले नहीं करते, किसी ना किसी से आप एक पार्टनरशिप रखते हो, तो वो पार्टनर का भाव भी सप्तम होता है। मृत्यु का भाव भी सप्तम होता है। तो यहाँ पे भी दूसरा भाव भी मृत्यु का है, सातवां भाव भी मृत्यु का है, वो दोनों भी मृत्यु का भाव लिखा है। क्यों होता है वो मैं आगे समझाऊंगा। जनेन्द्रिय का भाव भी होता है, और प्रत्यक्ष शत्रु का भाव भी सप्तम होता है। जैसे सॉरी, तीसरा भाव था वो गुप्त शत्रु का भाव था, सप्तम है वो प्रत्यक्ष शत्रु का भाव है। उसके बाद अष्टम भाव, अष्टम भाव को भी त्रिक भाव हम बोलते हैं। त्रिक भाव तीन है, जैसे मिला छठा, आठवां और 12वां, तीनों त्रिक भाव है। तो अष्टम को भी त्रिक भाव दो। अष्टम भाव है वो आपके आयुष्य का भाव है, आप कितना जिएंगे, कितने साल जिएंगे, वो आपका अष्टम भाव आपको बताता है। अष्टम भाव आयुष्य का भाव है, तो उसका सिक्के का दूसरा पहिया ये है कि वो मृत्यु का भी भाव आपके लिए बनता है। आप कैसा जीवन जियोगे, उसका भाव भी अष्टम भाव ही बनता है। आपके लिए आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ, आकस्मिक विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक दुर्घटना, ये सभी भी अष्टम आठवें भाव को से आप जान सकते हैं। असाध्य रोग मतलब लंबी चलने वाली बीमारी, जिसके बाद मृत्यु लगभग तय होती है, ऐसी बीमारियों के बारे में भी आप अष्टम भाव से जान सकते हो। उदर का निचला भाग मतलब कटी प्रदेश का जो नीचे का भाग होता है, वो भाग भी आपके अष्टम भाव से हम उसके संबंधित रोग या खूबी आप अष्टम भाव से देख सकते हो। तो अष्टम भाव आपके लिए इस हिसाब से, इसके अलावा गुप्त विद्याएं और गूढ़ विद्याएं भी आप अष्टम भाव से देख सकते हो। उसके बाद है नौमा भाव। नवम भाव में को भाग्य का भाव भी बोलते हैं, इसको भी त्रिकोण या त्रिकोण भाव भी बोलते हैं। ये बड़ा ही शुभ भाव माना गया है। ये आपके पितरों का भी भाव है, और ये आपके भाग्य का भी भाव है। आपके भाग्य का निर्माण भी यही भाव करता है। पंचम भाव शिक्षा का भाव है, तो नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। मतलब कि आप कितना पढ़ोगे या कुछ चीजों में ग्रेजुएशन होगे, वो आपके पंचम भाव से पता चलता है। लेकिन उस पढ़ाई को आप कितनी हद तक ऊपर तक ले जाओगे, वो आपका नवम भाव उसमें से पता चलता है। नवम भाव आपकी धर्म यात्राओं का भाव है। आप यहाँ पे यात्रा वात्रा जाते हो, तो उसके अंदर नवम भाव जवाबदार है। आपके धर्म का भाव है, आपकी गुरु का भाव है, आपकी शिक्षा का भी वो भाव, उच्च शिक्षा का भी वो भाव होता है। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे दसम भाव।
दसम भाव हम सबके जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण भाव इसलिए है कि ये हमारे कर्म का भाव है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म से जुड़े हुए हैं, उसको देखने के उसका कारण ये दसम भाव है, क्योंकि हम दसम भाव में हमारे जैसे ग्रह होते हैं, जैसे ग्रह दृष्टि होती है, उसके हिसाब से हम हमारा कर्म पसंद जाने या अनजाने में करते रहते हैं। हम उसी तरफ मुड़ते हैं जहाँ पे हमारा दसम भाव के ग्रह हमें जो बताते हैं, उसी दिशा में हम मुड़ते हैं। दूसरा ये भाव है वो पिता का भी भाव है। मतलब आपके जो पिता है उसका भी आपके पिता के बारे में जो जानना होता है, मतलब आपके पिता कैसे होंगे, आपके पिता का आपके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा, आप अपने पिता से जुड़े हुए रहेंगे, अटैच होगे, डी अटैच होगे, वो सब ये भाव से जानने मिलता है। अब कर्म का भाव है तो आपके कारोबार का भी भाव वो बनेगा, और आपके कारोबार से आपकी पद और प्रतिष्ठा का भी भाव दसम भाव बनता है। यदि आपका अधिकार और राजयोग भी यही से बन रहा है, क्योंकि राजयोग भी एक कर्म का भाव है। तो राजयोग मतलब आप बड़े आदमी बनेंगे, बड़े अधिकारी बनेंगे, बड़े कोई पॉलिटिशियन बनेंगे, ये सब देखने के लिए दसम भाव होता है। दसम भाव में हम ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद हम ले जाएंगे एकादश भाव के ऊपर। तो एकादश भाव क्या है? तो एकादश भाव को हम आय का भाव भी बोलते हैं, मतलब इनकम का भाव बोलते हैं, और मित्र का भी भाव बोलते हैं। तो एकादश भाव से हम आय भी देखते हैं, लाभ भी देखते हैं, मित्र को भी देखते हैं, और बड़े भाई को भी हम एकादश भाव से देखते हैं। हमारे ऊपर बड़े भाई या बड़े बहन की कैसा संबंध रहेंगे, वो हमारे एकादश भाव से हम देखते हैं। उसके अलावा आपके कान और पुत्र वधु के भाव भी हम एकादश भाव से देखते हैं। तो एकादश भाव में ये सारी चीजें हम देखते हैं। अभी 12वां भाव, 12वां भाव है, उसको हम बोलते हैं द्वादश भाव। इसको हम व्ययस भी बोलते हैं, इसको हम मोक्ष भाव भी बोलते हैं, उसको हम व्ययस भी बोलते हैं। मृत्यु का भी ये भाव है, विदेश गमन जाने का भी ये भाव है। और जैसे हमने दूसरा भाव दाया नेत्र का था, तो ये बाया नेत्र का भाव है। द्वादश भाव क्या होता है? तो व्यय होता है। व्यय क्या है? तो किसी भी चीज को ड्रेन करते हैं, वो सारी चीजें द्वादश भाव में आती है। तो एक तो हमारे आयुष्य ड्रेन होता है, मतलब कि हमारा मृत्यु भी इस ये भाव से देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद हमारे देश से बाहर जाना, मतलब हमारी जन्मभूमि को छोड़ देना, वो मतलब कि विदेश गमन भी द्वादश भाव देखता है। अभी पहले के जमाने में विदेश जाना वो अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। क्यों नहीं मानी जाती थी? क्योंकि कोई भी अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूर जा नहीं पाता था। अभी एकदम उल्टा हो गया, अभी विदेश जाना एक बड़ा स्टेटस हो गया है। अब फॉरेन कहीं जाके सेटल होते हैं तो उसको लोग सेटल मानते हैं। तो अभी समय के साथ बदल गया है। बट जो विदेश का भाव है, मतलब आप अपने जन्मभूमि से दूर जाके कहीं बसोगे, वो उसके लिए द्वादश भाव होता है। मोक्ष का भाव भी 12वां भाव है। आपको होने वाली हानियों का भाव भी 12वां भाव ही होता है। तो इस तरीके से ये 12 भाव है। ये 12 भाव का यूज कैसे है? तो मानो कि कोई आके आपको प्रश्न पूछता है कि मुझे कौन से क्षेत्र में काम करना चाहिए, या मुझे कौन से क्षेत्र में नौकरी या बिजनेस करना चाहिए। यदि ऐसा कोई सवाल आपको आगे पूछता है, तो आपको उसका ये 10वें भाव में यहाँ पे, 10वें भाव में यहाँ पे ये जो है भाव, यहाँ पे उसके कौन कौन से ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन सी राशि यहाँ पे है, उसका राशि स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे कौन कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ती है, वो सब जान के समझ के उस ग्रहों के संबंधित हमें उसको फल कहना चाहिए। उसी तरह कोई आपको मेरा घर कब बनेगा या फिर मुझे गाड़ी कब मिलेगी, ऐसा कोई सवाल पूछता है, तो हमें ये चतुर्थ भाव में जाके उसके संबंधित देखना चाहिए। कोई शादी को लेकर प्रश्न पूछता है कि मेरी शादी कब होगी, या फिर मेरे लग्न जीवन में परेशानियां क्यों आ रही है, तो उसके लिए हमें इस सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, कौन सी राशि है, वो राशि का स्वामी कहाँ पे बैठा है, और वहां पे कौन कौन ग्रहों की दृष्टि है, वो सब जान समझ के उसका फल कथन करना चाहिए। तो इसी तरह 12 भाव में हम अलग अलग चीजों का फल कथन कर सकते हैं।
तो ये 12 भाव के कुछ विशेष नाम है। पहले भाव का नाम तनु, जैसे मेरा तन से जुड़ा हुआ है तनु। लग्न, मूर्ति हमारा शरीर है। अंग, हमारे सारे अंगों को, यहाँ से ही अंगों की शुरुआत होता है। उदय, उसके बाद कल्प, आद्य, आद्य मतलब सबसे पहला। जन्म, होरा और आस, ये उसके 12 पहले भाव के कुछ नाम है। ये नाम मैं इसलिए को बोल रहा हूँ कि यदि आप लोग कोई किताब पढ़ते हो, कोई पुरानी, जैसे फल दीपिका हो गई या फिर पाराशरी हो गई, ऐसी कोई भी किताब आप पढ़ते हो, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि वो पहला भाव की जगह वो तनु भाव, जन्म भाव, कल्प भाव ऐसे शब्द को यूज करते हो। तो उस समय पे आप थोड़े कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इस प्रकार के जो उसके दूसरे नाम है उसका भी मैं जिक्र करता हूँ। द्वितीय भाव, जैसे कि मैंने बोला, वो धन का भाव है, तो उसका नाम धन भी होता है। उसको धनेश भी बोलते हैं, धन भाव बोलते हैं, कुटुंब भाव भी बोलते हैं, वित्त भाव भी बोलते हैं, नेत्र भाव भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आंखें द्वितीय भाव से जुड़ी हुई है। तीसरा भाव सहज का, पराक्रम का, विक्रम और पराक्रम का, धैर्य का, कर्ण का और भातृ का भाव होता है। चतुर्थ जो भाव होता है उसमें आपको हृदय, हृदय होता है। आपका हृदय जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा वो पाताल का भाव भी होता है। पाताल का भाव कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे जब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। ये वृद्धि का भाव भी होता है। आपकी जो प्रगति होती है उसका भाव होता है। क्षेत्र मतलब कि आपका क्षेत्र का भाव होता है। का क्षेत्र का एक मतलब क्षेत्र भी होता है, आपका जो खेत भी होता है। और जो आप कार्य जो करते हैं वो जगह भी होती है। तो क्षेत्र का भाव होता है। मातृ का भी वो भाव होता है, तो इसलिए उसका एक नाम मातृ मातृ भाव है। सुख भाव भी उसको बोला जाता है। वाहन भाव और जल भाव भी उसे बोला जाता है। उसके बाद पंचम भाव है तो वाक भाव है, आप बोलना है। द्वितीय भाव भी वाक, द्वितीय भाव भी वाणी का भाव था, लेकिन वो मीठी बोल वाणी है। जो व्यवहार में हम यूज करते हैं वो कॉम्बिनेशन भाव है। पंचम भाव की जो वाणी है वो ज्ञान वाणी है। जो अपनी बुद्धि से हम जो जो ज्ञान अर्जित करते हैं उसको हम दूसरों के आगे प्रेजेंट करते, वो वाणी है। उसके अलावा विद्या, बुद्धि, संतान, शिष्य, मंत्र और उदर मतलब आपके पेट का भी उसका नाम पंचम भाव से जुड़ा हुआ था। षष्टम भाव के और क्या नाम है? तो रिपु, रिपु मतलब शत्रु, द्वेष, सॉरी, रिपु मतलब रोग। रिपु का मतलब नाम होता है रोग होता है। तो रोग रिपु से जुड़ा, मतलब रोग षष्टम भाव से जुड़ा हुआ होता है। फिर मातुल, मातुल मतलब मामा का घर। मामा का घर जो होता है, आपका नाना नानी का घर होता है, उसको वो भी आप छठम भाव से देखते हैं। शस्त्र, शस्त्र जो होते हैं उसका भी आप षष्टम भाव से देखते हैं। और भय और शत्रु के बारे में भी हम षष्टम भाव में समझते हैं। उसके बाद सप्तम भाव, जैसे मैंने बोला, आपकी पत्नी का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है। और आप जीवन अष्ट का भाव भी सप्तम भाव को बोलते हैं। अष्टम भाव मृत्यु, आयु, मृत्यु और आयु दोनों सिक्के के दो पहलू है। तो मृत्यु और आयु अष्टम भाव के भाग होते हैं। उसके अलावा रण, रण मतलब कि कोई भी आप कार्य क्षेत्र जो होता है, रण मतलब युद्ध होता है या फिर काम करना होता है या फिर कुछ भी जगह होती है जो कार्य क्षेत्र होता है, उसको हम रण बोलते हैं। तो उसका भाव भी अष्टम भाव है। विनाशन, विनाशन मतलब आपका जो भी जो कुछ आपने क्रिएट किया है उसका खत्म भी ये भाव से होता है। दुर्ग भी अष्टम भाव से देखा जाता है। संकट और विषम मतलब कि खराब परिस्थितियां भी अष्टम भाव से देखी जाती है। अभी हम नवम भाव के पास जाएंगे। नवम भाव जैसे कि उसके नाम है धर्म, गुरु, धर्म, गुरु, यात्रा, शुभ, अच्छा जो भी हमारे साथ होता है वो भी हम नवम भाव से देखते हैं। तप, यहाँ पे सॉरी तप है ये, तप, भाग्य और त्रिकोण, ये सब हम नवम भाव से देखते हैं। उसके बाद दसम भाव है जो कर्म, पिता, व्यापार और मध्य भाव है। मतलब वो कर्म, पिता और व्यापार का भाव आपके लिए बनता है।
एकादश भाव आपके लिए मित्र, आय और लाभ का भाव बनता है, और द्वादश भाव आपके लिए व्यय, मुक्ति, काम, विदेश गमन और बंधन का भाव बनता है। आपने कभी भी ज्योतिष की किसी किताब में या कहीं पे किसी ज्योतिष के प्रोग्राम में सुना होगा कि आपका गुरु या आपका शुक्र या आपका शनि केंद्र भाव में बैठा है। तो केंद्र भाव किसे कहते हैं? तो ये जो कुंडली है, ये कुंडली में 12 खाने हैं, 12 स्थान है। तो उसमें से जो बीच वाले 4 स्थान है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये चारों जो खाने उसको हम बोलते हैं केंद्र। इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। अभी हम ये त्रिकोण के बारे में समझेंगे। तो त्रिकोण किसे कहते हैं? तो एक तो ये भाव है, पंचम भाव, नवम भाव। तो यहाँ पे पांचवा और नवा भाव, जैसे मैंने देखा है 5 नंबर का ये जो भाव है और 9 नंबर का भाव है, और ये 1 नंबर का जो केंद्र भाव है उसको भी हम त्रिकोण भाव बोलते हैं। तो ये 1, 5 और 9, ये तीनों को हम त्रिकोण भाव बोलते हैं। त्रिकोण भाव बहुत ही शुभ भाव माना जाता है। त्रिकोण भाव में अशुभ ग्रह भी बैठा होता है तो भी वो आपका बुरा फल नहीं देता है, उसका कोई भी बुरा फल वो नहीं देता है। तो त्रिकोण भाव को बहुत ही शुभ माना गया है। उसमें भी जो नवम भाव है उसको हम बोलते हैं त्रित्रिकोण भाव। नवम भाव को त्रित्रिकोण भाव बोलते हैं, और उसको बहुत ही शुभ भाव माना है। क्यों? क्योंकि वो आपके भाग्य का भाव है, जो आपका नसीब होता है। आदमी मेहनत कितनी भी कर दे, लेकिन उसको भाग्य का साथ नहीं मिले तो वहीं का वहीं रहता है। तो वो आपके भाग्य का साथ है। आपके पितरों का वो भाव है। आपके बिना पितरों की कृपा के बगैर कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। आपके गुरु का भाव है। बिना गुरु आप कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। और वो आपके धर्म, यात्रा, यश का भाव है। तो इसीलिए नौवें भाव को त्रिकोण भाव कहते हैं। त्रिक भाव, तो ये छठा, 8वां और ये है 12वां भाव। ये 3 भाव को हम बोलेंगे त्रिक भाव। यहाँ पे मैंने लिखा है त्रिक भाव। तो त्रिक भाव क्या है? तो त्रिक भाव बहुत ही अशुभ भाव माने जाते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि छठा भाव रोग का भाव है, शत्रु का भाव है, तो भय का भाव है। तो रोग हमारे हमारे लिए अच्छा है? नहीं है। शत्रु हमारे लिए अच्छा है? नहीं है। भय हमारे लिए अच्छा है? नहीं है। ऋण लेना हमारे लिए अच्छा है? नहीं है। तो ये सारी चीजें छठे भाव में आते हैं। उसी तरह मृत्यु का भाव है 8वां भाव। तो मृत्यु हमारे लिए अच्छा है? तो नहीं है। तो 8वां भाव रोग, बड़ा रोग हमारे लिए अच्छा है? नहीं है। तो वो भी 8वें भाव में आता है। और 12वें भाव क्या है? व्यय का भाव है, खर्चा होता है, बेशुमार खर्चा आता है, शरीर भी हमारा घिस जाता है, हमारे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो वो भाव 12वां है। तो छठा, 8वां और 12वां, ये तीनों को त्रिक भाव बोलते हैं। यहाँ पे यदि जो जो अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो जातक ज्यादा परेशान रहता है। केंद्र भाव के बारे में देख लिया, त्रिक भाव के बारे में लिखा, त्रिकोण, त्रिकोण के भाव के बारे में देख लिया। अभी पणफर और आपोक्लिम। पणफर और आपोक्लिम किसे कहते हैं? तो 2, 2 नंबर का भाव, फिर 5 नंबर का भाव, 8 नंबर का भाव और 11 नंबर का भाव। 2, 5, 8, 11। तो 2, 5, 8, 11 ये जो 4 भाव है, ये 4 को हम बोलते हैं पणफर। पणफर का मतलब होता है ऐसे फैन निकालना। तो केंद्र के बाद जो भाव उठता है उसको हम बोलते हैं पणफर। 3, 6, 9 और 12, ये 4 भाव को हम आपोक्लिम भाव बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा नेत्र संज्ञा, तो जैसे आपने अभी आगे बताया, 2 और 12 भाव को नेत्र संज्ञा भाव बोलते हैं। 3, 6, 10 और 11 इसको हम बोलेंगे उपचय भाव। और बाकी जो इतने बचे उसको बोलेंगे हम अनुपचय भाव।
तो ये सभी उसके नाम है, लेकिन हमें ज्यादातर क्या कौन से काम आएंगे? तो केंद्र, केंद्र, त्रिकोण और अपने त्रिक भाव, ये तीन प्रकार के भाव के नाम हमें यूज करेंगे। इसके अलावा मारक स्थान के बारे में समझाता हूं। तो जहाँ पे ये 8वां स्थान होता है, आयु का स्थान होता है, ये है वो मृत्यु का स्थान है। तो यहाँ से 8वां घर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके लिए बन जाएगा मृत्यु का मारक स्थान बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से 12वां स्थान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12वां स्थान मतलब सप्तम स्थान भी आपका मारक स्थान बनेगा। क्यों मारक स्थान बनेगा? क्योंकि ये आपका आयुष्य का स्थान है। आयुष्य का व्यय कैसे होता है? तो उससे 12वें घर में जो भी चीज है उसके 12वें घर में उसका व्यय होता है। तो सप्तम घर को भी हम आ, मारक स्थान कहेंगे। सप्तम के बाद ये इसको हमने मारक स्थान, मृत्यु का स्थान कहा इसको। तो यहाँ से जो 12वां घर है वो दूसरा बन जाता है, तो इसको भी हम बोलेंगे मारक स्थान। तो हमारे मुख्य 3 मारक स्थान है, सप्तम, द्वितीय और तृतीय, ये तीनों हमारे मारक स्थान है। तो हम यहाँ पे अब स्टॉप करते हैं आज का सेशन। किसी को कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं।